हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कहा गया है राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात दिया गया है 5:7। और ये क्वेश्चन अगर आपको पता हो क्वेश्चन नंबर 5 में भी अनुपात दिया गया था। तो पहले तो हम समझेंगे वापस से एक बार कि अनुपात का मतलब क्या है। आगे बताया गया है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग। अब जो वर्तमान आयु होगी उससे 4 वर्ष हमको समझना है। दोनों की जो आयु का योग है वो 4 वर्ष बाद की आयु का योग है 56 वर्ष। तो पहले तो ये समझते हैं कि जो वर्तमान आयु का अनुपात है इस पर से हम वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे। तो देखो, जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको समझाया था कि अनुपात जो होता है वो संख्याओं का सरल स्वरूप होता है। अनुपात का मतलब जैसे यहाँ पर देखो किसका किसका अनुपात है, तो राहुल और हारून की आयु का। तो ऊपर राहुल, ठीक है, नीचे हारून। तो इन दोनों जन की आयु का हमको अनुपात मीन्स 5/7 दिया गया है। अनुपात का मतलब एक दूसरे के डिवाइड में, ठीक है। अब ये जो 5/7 है ये कोई भी संख्या हो सकती है, ये उनका सरल स्वरूप है। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर जरूरी नहीं है कि राहुल की आयु 5 वर्ष हो और हारून की आयु 7 वर्ष हो। इनका रेशियो दिया है, सरल स्वरूप दिया है, ठीक है। इसको अगर हम हल करना चाहे या फिर दूसरे तरीके से समझना चाहे तो यहाँ पर क्या पता 50 और 70 भी हो सकता है। तो जब 50 और 70 दो संख्याएं हम बटे में लेंगे तो इसको जब अपने सरल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल होगा। तो यहाँ से 10 बार में देखो 10 बार में 50 कटेगा और 10 बार में 70 कटेगा। तो सेम संख्या ऊपर नीचे कट गई है यहाँ पर और हुआ है 5/7। तो यहाँ पर ये तो एक एग्जाम्पल है कि 50/70 ऐसे कोई भी संख्या हो सकती है। मान लो यहाँ ऊपर 35 रहा हो, नीचे 49 रहा हो। देखो इसको भी जब हम सरल करेंगे तो ये 5 बार में 7 से कट जाएगा और ये 7 बार में 7 से कट जाएगा। दोनों 7 के टेबल में आते तो यहाँ पर वापस से अनुपात 5/7 आ गया। तो इससे मतलब क्या है कि जो अनुपात होता है, जो अनुपात शब्द का प्रयोग किया गया है, ये सरल स्वरूप होता है संख्याओं को हल करने के बाद जो आता है। तो ये 5:7 है। इसका मतलब ये डायरेक्ट नहीं होगा कि राहुल की आयु 5 होगी और हारून की आयु 7 वर्ष होगी, ऐसा नहीं। इनकी आयु 50-70 की भी हो सकती है जो काटने के बाद 5/7 का रेशियो अनुपात रह गया हो। 35-49 भी हो सकती है या फिर इसके अलावा कोई भी संख्या हो सकती है। पर यहाँ पर एक चीज़ अगर हम देखें तो यहाँ पर अनुपात जब आता है किसी भी दो संख्याओं का तो वो जो मूल संख्या होती है जैसे 50 और 70, वहाँ पर एक सेम टू सेम संख्या ऊपर नीचे कटी होती है। जैसे यहाँ 10 से ऊपर भी हमने काटा है, 10 से नीचे भी, ठीक है। तो हम चाहते तो देखो ये जो 50/70 है इसको हम 5×10 और बटे में 7×10 लिख कर 10 को काटे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या समझ सकते हैं कि जो संख्या मूल संख्या थी वो 50 थी और यहाँ पर 70 थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मूल संख्या में से जब भी अनुपात निकाला जाता है तो सेम संख्या ऊपर नीचे कटती है। तो जस्ट इसका हम अपोजिट सोचेंगे कि अगर मूल संख्या जैसे 5 था, 5/7 अनुपात था, ठीक है। तो मूल संख्या 50/70 हो सकती है, 35/49 हो सकती है या कुछ भी हो सकती है जिनका सरल स्वरूप 5:7 है। तो जब हम अनुपात पर से संख्या लिखेंगे वापस से, तब हमको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मूल संख्या बनती है उसमें हमको यहाँ पर तो चलो पता चल रहा है कि 10 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, ठीक है। जब मैं आपको बोलूँगा 50 और 70, 35 और 49, तो यहाँ तुम बोलोगे सर 7 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ था, इसमें 10 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे हुआ था। तो यहाँ लेकिन हमको एज दोनों की पता नहीं है, ठीक है। ये जो अनुपात है 5:7 ये सरल स्वरूप तो है, लेकिन किन दो संख्याओं का इनकी कौन कौन सी एज थी दोनों जन की ये हमको पता नहीं है। तो सेम संख्या जो ऊपर नीचे कटती है अनुपात में, जो ऊपर नीचे कटती है उसको हम वापस से दर्शाने के लिए, जैसे अब जब अनुपात हम अलग करेंगे दोनों जन का तो 5x लिख देंगे और यहाँ पर हारून के लिए 7x लिख देंगे जब अलग अलग किया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि अब हमको पता नहीं है सेम संख्या, जैसे यहाँ पता चल रहा है 10 कटी है तो ये x वही दर्शाएगा कि सेम संख्या का मल्टीप्लाई किया जाता है। ये x क्या दर्शाता है कि यहाँ पर जब अनुपात हटाते तो कोई ना कोई संख्या रही होगी, ठीक है। तो ये तो अनुपात का मतलब है। अब इसी तरीके से हम इसको मान के, जैसा कि बाकी क्वेश्चन में हमने किया था, यहाँ भी मान के सवाल को स्टार्ट करते हैं। तो देखो जो हमको ज्ञात करना होगा, तो यहाँ से देखो अनुपात दिया गया है। हमने देखा था जब भी अनुपात हटता है तो संख्याओं के साथ x का हम इस्तेमाल करते हैं चर के रूप में। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पहले कौन है, राहुल। तो यहाँ बता देने का, माना कि जो राहुल की वर्तमान आयु है, राहुल की
वर्तमान आयु। वर्तमान आयु हम कितना मान लेते हैं, तो यहाँ से देखो जब अनुपात हटेगा, राहुल और हारून का अनुपात है 5:7, मीन्स 5 तो राहुल के लिए जब अनुपात हम हटाएंगे तो x हमको रखना पड़ेगा 5x वर्ष। ठीक है, ये राहुल की 5x वर्ष लिख देते क्योंकि आयु हमेशा वर्ष में ही होगी। तो ये 5x वर्ष किसकी आ गई, राहुल की, अनुपात हटा, साथ में कौन है, हारून। तो हारून की जो वर्तमान आयु हो जाएगी, हारून की वर्तमान आयु, अब हारून का अनुपात क्या है, तो 5:7, तो ऊपर राहुल की आयु, ये 7 जो होगा इसको भी हमको x के साथ लेना पड़ेगा जब अनुपात हटाएंगे, 7x वर्ष, ये हारून की आयु होगी। आगे क्या कहा गया है, देखो आगे कहा गया है, अब हम डायरेक्ट यहाँ से हमको समीकरण बनाना है कि देखो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग तो हमको दिया गया है, ठीक है, लेकिन 4 वर्ष बाद की आयु का दिया गया है, वर्तमान आयु का नहीं दिया गया, इन दोनों का योग नहीं है। ठीक है, अगर कहा जाता वर्तमान आयु का योग तो हम 5x और 7x को जोड़ते, उसके बराबर 56 लिख देते, लेकिन यहाँ पर 4 वर्ष बाद की बात किया गया है, तो वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। तो डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि ये हम कहाँ से लिख रहे हैं, तो प्रश्नानुसार, तो प्रश्न पर से हम ये समीकरण अब डायरेक्ट बनाते। देखो यहाँ पर क्या है, तो वर्तमान आयु अगर राहुल की बात किया जाए तो 5x है, 4 वर्ष बाद आपको मैं कहूँ आपकी वर्तमान आयु 20 साल है, 4 वर्ष बाद कितनी होगी, तो आप कहोगे 24 साल, यानी जो भी वर्तमान आयु होती है उसमें ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर 4 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, तो अगर वर्तमान में देखो, वर्तमान में राहुल की आयु 5x है, तो 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो 5x + 4। अब ये तो राहुल की एज हो गई। उसी तरीके से हारून की एज की बात किया जाए तो वर्तमान में कितनी है, 7x है, तो 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो इनमें भी 4 ऐड हो जाएगा। अब दिया क्या गया है, तो प्रश्न में दिया गया है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, मीन्स इन दोनों की, ये 4 वर्ष बाद राहुल की आयु होगी, ये 4 वर्ष बाद हारून की आयु होगी, इन दोनों का योग मीन्स दोनों को हमको जोड़ना है। ये हमको कितना दिया गया है, तो 56। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण बन गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इस समीकरण को हल करके x की कीमत निकाल देते, फिर उसकी कीमत हम क्या, देखो हमको पूछा क्या गया है, उनकी वर्तमान आयु क्या होगी, तो वर्तमान आयु हमको दोनों जन की निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको सरल करके पहले x की कीमत इसको सरल करके निकालते, वर्तमान आयु 5x है राहुल की और हारून की 7x, x की कीमत इनमें रख के दोनों जन की आयु निकाल देंगे। तो पहले इस समीकरण को सरल कर लेते। तो देखो अब यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो 5x और 7x दोनों को हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि चर दोनों में समान है, और जहाँ भी चर समान होगा हम संख्याओं को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 5 और 7 जुड़ेगा तो ये बन जाएगा 12x, और यहाँ से 4 और ये 4, ये हो गया 8 बराबर 56। अब यहाँ पर ये पक्षांतर करना पड़ेगा क्योंकि देखो चर जो निकालते उसको एक तरफ रखते और संख्याओं को एक तरफ कर देना है। तो 8 प्लस का है, जब इसका पक्षांतर बराबर की इधर करेंगे तो 12x बराबर हो जाएगा 56 - 8। तो यहाँ से 12x बराबर आ जाएगा, 56 में से 8 माइनस करेंगे 48। ठीक है, अब यहाँ पर 12 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो x बराबर 48। अब सामने जब इसका पक्षांतर करेंगे तो जो भी प्लस में होता है वो माइनस में जाता है, माइनस वाला प्लस में, ये सब हमने सीखा है। मल्टीप्लाई वाला जाएगा डिवाइड में, तो ये 48 के साथ 12 अपोन में आ गया। तो 12 के टेबल में दोनों आता है, 12 एकम 12, 12 चौक 48, मीन्स जो x आया यहाँ पर ये 4 आया, मीन्स x की कीमत आई 4। अब हमको पूछा क्या गया है सवाल में, तो हमको तो पूछा गया है उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। अब जो x की कीमत है वो आयु नहीं है, वर्तमान आयु तो 5x है और 7x है, तो हमको यहाँ पर x की कीमत रखनी पड़ेगी, तब जाकर हमको दोनों जन की वर्तमान आयु। तो यहाँ से अगर हम हल करेंगे आगे तो यहाँ हमको बताना पड़ेगा कि राहुल की जो वर्तमान आयु होगी, राहुल की वर्तमान आयु कितनी है, तो राहुल की वर्तमान आयु 5x है, तो x की कीमत जब यहाँ पर 4 हमको दी गई है, 4 हमने निकाला है, 4 रखेंगे तो ये एज हो जाएगी 20 वर्ष। तो ये तो आ गई राहुल की एज। ठीक है, उसी तरीके से हमको हारून की भी एज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हारून की वर्तमान आयु, हारून की वर्तमान आयु, तो हारून की जो वर्तमान आयु है वो 7 के रेशियो में था, तो हमने 7x लिया था। अब x की जगह यहाँ 4 रखेंगे तो 7 × 4, तो ये हो जाएगा 28 ईयर्स, यानी 28
वर्ष। तो ये आ गई हारून की वर्तमान एज और ये आ गई राहुल की वर्तमान एज। अब यहाँ पर एक चीज़ समझे, अगर हम जो रेशियो की हमने बात की थी, अनुपात की बात, तो जो ओरिजिनल की जो रेशियो के पहले की संख्याएं थी वो 20 और 28 रही होंगी। तभी देखो, जब 20 दोनों की आयु का अनुपात दिया है तो दोनों की वर्तमान आयु कितनी है, 20 और 28। तो जब इन दोनों का अनुपात निकाला गया होगा 20 और 28 का, तो ये 4 से सेम, देखो सेम संख्या 4 से दोनों कटती है, तो 4 पंचे 20 बना होगा और ये 4 सत्ते 28। तो ये ओरिजिनल संख्या, अब यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो मूल संख्याएं थी वो 20 और 28 थी, जिसका सरल स्वरूप हमको 5:7 के रूप में दिया गया था। तो अनुपात जो होता है वो संख्याओं का सरल स्वरूप होता है। अब हमको तो पता नहीं था कि संख्या 20 और 28 है, इसीलिए हमने दोनों के साथ x सेम संख्या। अब यहाँ पर x की कीमत क्या है, 4, मीन्स 4 का मल्टीप्लाई ऊपर भी किया, 4 का नीचे भी। 10 में क्या कहा गया है कि किसी कक्षा की बात की जा रही है, बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात, कि कोई एक क्लास है, उस क्लास में लड़के और लड़कियां कितनी हैं उनकी संख्याओं का हमको अनुपात दिया गया है। वापस से अनुपात में बात किया गया है, तो वही रूल हम लगाएंगे कि जब अनुपात हटेगा तो साथ में दोनों संख्याओं के x लेके चलेंगे, ठीक है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, ये पॉइंट हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या कहा गया है कि बालकों की जो संख्या है वो बालिकाओं मीन्स लड़कियों की संख्या से लड़कों की जो संख्या है वो 8 ज़्यादा है, अधिक है, मीन्स 8 हमको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। आगे क्या कहा गया है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, हमको कक्षा में रहे हुए विद्यार्थियों की संख्या पूछी गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या कहा गया है कि अनुपात हमको पहले दिया गया है, तो पहले अनुपात को अपने क्या करते हैं, सीधी संख्याओं के फॉर्म में लिखते हैं। तो बात किसकी की गई, बालक और बालिकाओं की। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, ठीक है, पहले देखो बालक है फिर बालिकाएं, यानी ऊपर का जो संख्या होगी वो बालकों के लिए होगी और जो नीचे बटे की जो संख्या होगी, क्योंकि अनुपात बालक और बालिकाओं का है तो अनुपात इस तरह से लिखा जाता है। अगर हम लिखना चाहे तो देखो ऐसे हम समझ सकते हैं इसको कि देखो ऊपर बालक नीचे बालिकाएं, जो बालिकाएं हैं, ठीक है, इन दोनों का अनुपात मीन्स बटे में हमने दोनों को रखा, कितना है तो 7/5। ये इस तरह से देखा जाता है, इसी को हमको इस तरह से अनुपात के फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। तो ये जो अनुपात होता है इसको हम बटे में जब लिखेंगे तो इस तरह से लिखा जाता है। तो ऊपर की जो संख्या है वो बालकों के लिए है, ठीक है, लड़कों के लिए है, और जो नीचे की संख्या है वो बालिकाओं के लिए, लड़कियों के लिए। तो यहाँ पर हम जब अनुपात हटाएंगे तो दोनों में एक संख्या हमको रखना पड़ेगा। तो उस संख्या के रूप में हम यहाँ पर क्या रखते हैं, चर, एक चर मान लेते, क्योंकि संख्या हमको पता नहीं कौन सी है। तो यहाँ पर हम दोनों जगह x मान के चलते, ठीक है। तो वही चीज़ जो हमने किया वही हमको मानना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं, माना कि जो कक्षा है, कक्षा में बालकों की पहले बात करते, ठीक है, बालकों की जो संख्या है, संख्या देखो 7 है, लेकिन हमको इसको लिखना पड़ेगा 7x है, ठीक है। और दूसरा जो कक्षा में बालिकाओं की संख्या की बात किया जाए तो बालिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 दिया है अनुपात में, तो बालिकाओं की संख्या जब अनुपात हटेगा तो बालिकाओं की संख्या कितनी मानी जाएगी, यहाँ पर संख्या 5x है, ठीक है। तो ये तो हमने अलग अलग अनुपात को हटा के दोनों जगह x लेके, ये संख्या हो गई बालकों की और ये हो गई बालिकाओं की। अब कभी भी ये समीकरण थोड़ा सा देखो, अभी तक जितने हमने सवाल किए उनमें हमको बराबर में कुछ दे दिया जाता था कि आयु का योग इतना है, 2 संख्याओं को जोड़ने पे इतना आ रहा है, 3 को जोड़ने पे इतना आ रहा है, तो इस तरह से हमको बराबर में दिया जाता था। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बालकों की संख्या, देखो बालकों की जो संख्या है, ठीक है, समझना यहाँ से, बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, 8 ज़्यादा है। अब हमको जब भी हम अब आगे हमको ऐसा कुछ कहा नहीं गया है कि इन दोनों बालकों और बालिकाओं की संख्याओं का योग इतना है, वो तो हमको पूछा है कि कुल कितने विद्यार्थी है। तो हम जब बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कुल विद्यार्थियों की संख्या मिलेगी, वो तो हमको यहाँ पे निकालना है। टोटल हमको इन दोनों का दिया नहीं है इस बार, ठीक है, ना तो अंतर दिया है। तो यहाँ पे सोचना क्या है, जो ये लाइन लिखी है इसी पर से हमको समीकरण को बनाना है, इतने पर से, ठीक है। अब
हमने पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि समीकरण कब बनता है, जब उसमें इक्वल का निशान होता है, बराबरी का निशान होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे के बराबर लाने की कोशिश करेंगे। किस तरह से ये समझते, देखो तो पहले तो मैं 7x, ठीक है, देखो बालकों की संख्या को मैं एक तरफ रखता हूँ क्लास में बराबर, और बालिकाओं की जो संख्या है 5x मैं उसको एक तरफ रखता हूँ। अब दोनों समीकरण को कभी भी हमको बराबर लाना हो, पहले एक बात समझो कि कभी भी हमको ऐसा कोई भी सवाल दिया जाए, कभी भी ऐसा कोई भी सवाल दिखे जहां हमको योग ना दिया गया हो, अंतर ना दिया होगा, यानी बराबर में कुछ भी नहीं दिया गया होगा, तो हम क्या करेंगे, जो हमको क्वेश्चन में बोला गया होगा उसी हिसाब से हम अपने समीकरण को सेट करेंगे। अब यहाँ पर बताया गया है कि लड़कों की जो संख्या है क्लास में वो लड़कियों की संख्या, बालिकाओं की संख्या की तुलना में 8 अधिक है। तो हम इसी पर से दोनों की क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे कि जो लड़कों की संख्या क्लास में है और लड़कियों की संख्या, उन दोनों की तुलना बराबरी में रख के हम तुलना कर सकते हैं। तो देखो क्लास में बालकों की संख्या कितनी थी, 7x, बालिकाओं की संख्या कितनी है, 5x। अब अगर समीकरण मुझे इस 7x दोनों की तुलना करके बनाना है, 7x और 5x मीन्स दोनों विद्यार्थी जो लड़के और लड़कियां हैं उनकी संख्याओं की तुलना करके अगर क्लास में बनाना है मुझे, ठीक है, समीकरण, तो एक चीज़ हमको ध्यान रखना पड़ेगा, समीकरण बनाना है तो दोनों को हमको बराबरी में लाना पड़ेगा, पहली बात तो ये, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों बराबर कब होंगे कि लड़कों की संख्या क्लास में और लड़कियों की संख्या बराबर कब होगी, तो देखो ये चीज़ समझते। यहाँ पर क्या कहा गया है कि देखो ऐसा कहा गया है, अभी मैं तुमको ऐसे कहूँ कि क्लास में 20 लड़के हैं, ठीक है, और 15 लड़कियाँ हैं, अथवा मैं इसी क्वेश्चन को देखो, हम क्वेश्चन की फॉर्म में अगर मैं कहना चाहूँ कि किसी क्लास में लड़कियों की तुलना में बालिकाओं की तुलना में बालकों की संख्या 5 ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे इन दोनों को 15 और 20 को, अब ध्यान देना लड़कियों की जो संख्या है वो कम है, लड़कों की संख्या ज़्यादा है, तो अगर मुझे दोनों को बराबर लाना है तो हम क्या करेंगे, जो ज़्यादा संख्या है, यहाँ पर क्या कहा गया था, लड़कों की संख्या 5 ज़्यादा है तो लड़कों की संख्या 20 है, तो लड़कियों की संख्या को अगर इसके बराबर लाना हो तो हमको +5 इसमें करना पड़ेगा, ये पॉइंट ध्यान रखना है। अब हम क्या करते हैं मिस्टेक कि जो लैंग्वेज इसमें कही गई है उस हिसाब से अगर हम देखें तो बालकों की संख्या, आप बोलोगे सर बालकों की संख्या 8 ज़्यादा है ना, तो बालकों की संख्या में 8 प्लस कर दो, नहीं, क्योंकि हम इन दोनों को बराबर ला रहे, तो बराबर लाएंगे तो ज़्यादा में, अगर देखो पहले से ही 8 ज़्यादा है, लड़कों की संख्या पहले से ही 8 ज़्यादा है, और 8 ऐड कर देंगे तो 16 ज़्यादा हो जाएगा ना इनकी तुलना में, तो दोनों बराबर कैसे होंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर दोनों को मुझे बराबर लाना होगा तो जो लड़कों की संख्या है वो इनसे 8 ज़्यादा है, तो इसको भी मेरे को 8 ऐड करके इसके बराबर करना पड़ेगा। देखो ये 8 ज़्यादा था, बालकों की संख्या हमने 7x मानी है और इसको 5x माना है बालिकाओं की संख्या को। अब कहा क्या गया है कि जो बालकों की संख्या हो बालिकाओं की संख्या से 8 ज़्यादा है, तो जब भी कभी भी ऐसे सवाल में जहाँ योग अंतर इस तरह की संख्याएं हमको नहीं दी जाएगा, ऐसा कुछ भी दिया ना जाए, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो दो संख्याओं की तुलना है उसी को डायरेक्ट बराबर करके, क्योंकि समीकरण बनाना है तो बराबर हमको दो संख्याओं को या दो पदों को बराबर में लाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, तो हमने जो बालकों की संख्या थी बालिकाओं की संख्या को बराबर लाना था, तो ये ध्यान रखना है कि 8 ऐड किस तरफ करना है। अगर क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ोगे तो बालकों की संख्या 8 ज़्यादा है तो बालकों में 8 ऐड कर दोगे तो बराबर कभी नहीं होगा, पहले से ही 8 ज़्यादा है, तुम 8 और ऐड करोगे तो ये तो 16 ज़्यादा हो जाएगा, ये 5 ज़्यादा है पहले से ही, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से हम बोलेंगे तो यही कहेंगे कि बालकों की संख्या बालिकाओं से 5 ज़्यादा है, तो 5 ज़्यादा तो है ही ये, अगर तुम 5 और ऐड कर दोगे तो ये तो 25 बन जाएगा ना। तो 5 किस तरफ, अगर दोनों को बराबर करना है तो जो कम होता है उस तरफ ऐड किया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 8 जो ज़्यादा है वो किस में हम ऐड करेंगे, तो बालिकाओं की संख्या में, तभी दोनों लड़कों की और लड़कियों की संख्या क्लास में बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये 8 ज़्यादा है तो लड़कियों में 8 ऐड कर देंगे तो ये भी 8 यानी इनके बराबर आ जाएगा। तो ये समीकरण तैयार हुआ। अब यहाँ पर हमको पक्षांतर किसका करना पड़ेगा, तो देखो दोनों तरफ चर है बराबर की, इधर भी चर है इधर भी चर है। अब हम क्या करेंगे, पहला सवाल है जिसमें चर का पक्षांतर हो रहा है। अब यहाँ पर 7x है, यहाँ पर 5x है। कभी भी कोई भी समीकरण हो तो चरों को एक तरफ किया जाता है, संख्याओं को एक तरफ किया जाता है। अब 7x बड़ा है 5x छोटा है, तो हम क्या करते हैं 5x का पक्षांतर अगर इस तरफ कर देंगे तो देखो 7x वैसा का वैसा, ठीक है, ये 5x इधर आएगा तो -5x हो जाएगा, बराबर में 18 तो हमको दिया ही गया है, ठीक है, सॉरी 8 दिया गया है बराबर। अब यहाँ से क्या होगा, देखो 7x में से 5x माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2x बराबर 8। तो यहाँ से x की कीमत हमको निकालना है,
ठीक है। तो ये 2 मल्टीप्लाई में सामने डिवाइड में जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 8/2। तो 2 से काटेंगे तो 4 बार में कैंसिल होगा। ठीक है। तो यहाँ से जो x की कीमत आएगी, x बराबर हो जाएगा 4/1 कहो या 4 कहो। तो ये तो आया x की कीमत, लेकिन हमको क्या पूछा है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है। ठीक है, कुल विद्यार्थियों की संख्या हमको निकालना है। अब कुल विद्यार्थियों के लिए कक्षा में कितने बालक हैं, यानी लड़कों की संख्या कितनी है, वो हमको दिया है 7x और लड़कियों की संख्या 5x। तो हम पहले x की कीमत दोनों में रख के लड़कों और लड़कियों की, बालकों और बालिकाओं की संख्या निकाल देते, फिर उन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल विद्यार्थी आ जाएगा। ठीक है। तो देखो, तो बालकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे निकाल देते। पहले जो बालकों की संख्या है वो आ जाएगी, यहाँ पर कितना दिया गया है, बालकों की संख्या 7x। तो जब यहाँ x की जगह हम 4 रखेंगे तो 7 चौक 28। तो यहाँ पर लड़कों की संख्या क्लास में कितनी आ गई, 28। ठीक है, ये हमने देखो 7x था, 7x की जगह 4 हमने निकाला है, 4 रखा, मल्टीप्लाई किया तो 28 हो गया। ठीक है। अब वैसे ही किसकी संख्या, बालिकाओं की भी निकालना पड़ेगा। तो बालिकाओं की जो संख्या होगी वो कितनी है, तो वो हमको दिया गया है 5x। ठीक है। तो यहाँ पर 5 वैसा का वैसा, x की जगह 4 रखेंगे तो ये आ जाएगा 20। तो क्लास में बालिकाओं की संख्या, लड़कियों की संख्या 20 है, लड़कों की संख्या 28 है। ठीक है। हमको कुल विद्यार्थी बोला गया है, तो विद्यार्थी इन दोनों को मिलाकर ही होगा, बालकों और बालिकाओं की संख्या को। तो जो कुल विद्यार्थी होंगे, कुल विद्यार्थियों की जो संख्या आएगी वो कितना हो जाएगा, तो 28 में हमको 20 को ऐड कर देना है। तो टोटल विद्यार्थी क्लास में कितने हो गए, 48। तो ये आ गया कुल संख्या। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है, भरत के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। अब देखो इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, इसका हमको इस्तेमाल करना है थोड़ा पलट के सेंटेंस को। देखो अगर मैं आपको ऐसे कहूँ कि भरत के दादाजी जो हैं, समझना क्या कहा गया है, पिताजी, भरत कोई लड़का होगा। ठीक है। तो भरत के जो पिताजी की बात किया गया है, भरत के दादाजी से मीन्स पिताजी के जो पिताजी है उनसे 26 वर्ष छोटे हैं। ठीक है। अगर मैं ऐसे कहूँ कि जो भरत के दादाजी हैं वो भरत के पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं, तो बात तो वही है, खाली घुमा के कहा गया है। ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पिताजी दादाजी से 26 वर्ष छोटे हों या फिर दादाजी पिताजी से 26 वर्ष बड़े हों, दोनों एक ही मतलब है। ठीक है। अब देखो आगे क्या कहा गया है, और उससे मीन्स कि भरत से 29 वर्ष बड़े हैं। अब इसको पहले समझते। देखो क्या कहा गया है कि भरत की बात किया गया है, भरत कोई लड़का है, उनके पिताजी की जो एज है वो भरत की तुलना में 29 वर्ष ज़्यादा है। मीन्स अगर भरत 10 साल का होगा तो पिताजी 39 साल के होंगे, और दादाजी जो है वो पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं। देखो यहाँ पर कहा गया है पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, मीन्स कि दादाजी बड़े हुए 26 वर्ष। तो अगर 39 पिताजी की एज हुई, भरत की 10 हमने माना। देखो समझो, अगर भरत की एज 10 वर्ष होगी तो पिताजी की, भरत के जो पिताजी उनकी एज 39 हो जाएगी, और दादाजी की जो एज होगी, यहाँ पे एक चीज़ समझना है, प्रश्न को जिस तरह से कहा है हम उसको पलट के समझ रहे। देखो कहा गया है पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, तो दादाजी मीन्स कि पिता से 26 वर्ष बड़े, तो पिता की एज अगर 39 होगी तो दादाजी की एज कितनी हो जाएगी, 39 में हम 26 ऐड कर देंगे तो ये दादाजी की एज हो जाएगी। तो ये हो गया 5 और यहाँ से 1 हासिल, तो ये 6, यानी 65 ईयर्स के हो जाएंगे दादाजी। तो ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल। तो यहाँ से भरत 10 साल के, ठीक है, 29 साल बड़े भरत के पिताजी थे, तो 29 हमने ऐड कर दिया 10 में, तो पिताजी की उम्र आ गई। और दादाजी क्या है, तो बताया गया पिताजी दादाजी से 26 साल छोटे, यानी दादाजी उनसे 26 साल बड़े हुए, तो 26 पिताजी की एज में 26 ऐड करे तो ये मिल गई दादाजी की एज। ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या समझा, बस इसी, अभी हमको भरत की उम्र पता नहीं है। ठीक है। हमको कहा है कि यदि उन तीनों की आयु का योग हमको दे दिया गया है कि तीनों जन की, भरत के पिताजी की और दादाजी की जो एज है उनका योग हमको दिया गया 135 वर्ष, तो तीनों की अलग अलग एज हमको ज्ञात करना है। ठीक है। तो अभी तो यहाँ पर जब मैंने आपको 10 बोला तो हमको पता चल गया कि 39, 65, लेकिन अभी तो हमको भरत की एज सवाल में तो पता नहीं क्या है, तो बस मान के हम समीकरण बना देते, तो यहाँ पर मानना पड़ेगा। अब ये ध्यान रखना है तीनों जन में मानना किसको है, तो भरत को मानेंगे और भरत के सापेक्ष हम देखेंगे कि पिताजी कितने बड़े,
29 वर्ष, तो उसमें हम 29 ऐड करेंगे तो मान लेते, देखो माना कि भरत की वर्तमान आयु जो है, वर्तमान आयु इक्वल टू x वर्ष। हम मान लेते हैं कि भरत की जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष है। तो पिताजी की, अथवा आप लिख सकते हो पूरे सेंटेंस में भरत के पिताजी की, अपने शॉर्टकट में लिख लेते हैं, पिताजी की जो वर्तमान आयु होगी वो कितनी हो जाएगी। तो यहाँ से पिताजी की वर्तमान आयु, अब देखो कहा गया है कि यहाँ से देखो क्या कहा गया है, यदि पिताजी दादाजी से 29 वर्ष छोटे हों और उससे 26 वर्ष छोटे हों और उससे 29 वर्ष बड़े हों, मीन्स भरत से 29 साल बड़े हैं, तो अगर भरत की अभी आयु x वर्ष होगी तो पिताजी 29 वर्ष ज़्यादा हैं, तो पिताजी की जो आयु होगी वो x में हमको 29 ऐड करेंगे, तो ये जो एज होगी ये पिताजी की हो जाएगी x + 29 वर्ष। अब बात करें दादाजी की, तो दादाजी की जो वर्तमान आयु होगी, दादाजी की वर्तमान आयु, तो दादाजी की जो वर्तमान आयु होगी, अब देखो कहा गया है पिताजी दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, मीन्स कि दादाजी पिताजी से भी 26 साल बड़े हुए, तो जो पिताजी की एज है, पिताजी की कितनी है x + 29, इसमें हमको 26 ऐड करना पड़ेगा, तो ये दादाजी की एज हो जाएगी। तो 26 जब एज ऐड करेंगे तो एज कितनी आ जाएगी दादाजी की, तो यहाँ से x, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 6 और 9 को ऐड करेंगे पीछे से, तो यहाँ से आ जाएगा 15 की 5 हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 5, तो 55, x + 55 ये हो गई दादाजी की एज। तो ये तीनों जन की अलग अलग एज x के फॉर्म में आ गई। अब देखो प्रश्नानुसार, प्रश्न में हमको क्या कहा है कि यदि उन तीनों की आयु का योग, मीन्स तीनों की आयु कौन सी है, x + 29 और x + 55, इन तीनों का जोड़ हमको दिया गया है। तो देखो प्रश्नानुसार, यहाँ हम बता सकते हैं कि प्रश्न के अनुसार, डायरेक्ट पूरा लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, तो बता देने का प्रश्नानुसार। प्रश्न पर से हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो भरत की एज कितनी है x, पिताजी की एज कितनी है x + 29, दादाजी की एज कितनी है, तो दादाजी की एज है x + 55, तीनों का योग, मीन्स तीनों को हम ऐड कर देंगे, तो तीनों का जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा 135। तो बस ये समीकरण तैयार, इसको सॉल्व करेंगे। फिर यहाँ पर हमको वर्तमान आयु अलग अलग पूछा गया है, तीनों जन की वर्तमान आयु क्या होगी, तो इसको जब समीकरण को हम हल करेंगे तो हमको x की कीमत मिलेगी, यहाँ पर x की कीमत रख देंगे तीनों जन में, तो तीनों जन की अलग अलग एज आ जाएगी। तो पहले समीकरण को सॉल्व करते, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो देखो x आगे कुछ नहीं तो 1 होगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा और यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा। आगे किसी भी संख्या में कोई संख्या ना हो तो 1 का मल्टीप्लाई तो सब में होता ही है। तो यहाँ से 1x और 1x और 1x, तो टोटल ये कितना हो गया 3x। संख्याओं की बात करें तो 29 और 55, तो 29 55 को ऐड करेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा देखो प्लस, यहाँ से ये 14, 14 की 4 हासिल 1, तो 6 और 2 8, ये हो गया 84 = 135। अब यहाँ पर पक्षांतर करना पड़ेगा, अगर हमको x की कीमत चाहिए तो 84 प्लस का है, हम बराबर के इधर ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से 3x = 135 - 84, तो जब 84 को माइनस करेंगे तो यहाँ से 3x बराबर, ये माइनस करेंगे तो 1, 13 में से 8 गया तो यहाँ से 5, 51। अब 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई में सामने जाएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 51/3, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम 3 से देखो 51 कट सकता है, तो 3 × 3, 3 × 3, 3 × 7 21, 17 × 3 51 होता है, तो 17 बार में कट गया। तो यहाँ से जो x की कीमत आई वो x बराबर 17/1, मीन्स कि हम कह सकते हैं 17। तो ये तो हुआ x की कीमत। हमको यहाँ पूछा क्या गया है, तो हमको भरत की, पिताजी की और दादाजी की, तीनों जन की अलग अलग एज निकालना है, ठीक है। अब एज x तो है नहीं, तो यहाँ पर हम साइड में सॉल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। तो देखो, तो यहाँ से भरत की जो एज होगी, आप ये पूरा सेंटेंस लिखोगे, भरत की वर्तमान आयु, ठीक है। तो भरत की जो वर्तमान आयु आएगी, वर्तमान आयु कितनी है, तो हमने माना हुआ है x। अब x की जगह यहाँ कितना आया है
तो x की जगह 17 आया है, 17 रख देंगे तो भरत की वर्तमान एज हो जाएगी 17 वर्ष। तो ये तो हो गई भरत की एज। उसी तरीके से पिताजी की एज भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पिताजी की वर्तमान आयु कितना आ जाएगा यहाँ से, वर्तमान आयु, तो पिताजी की जो वर्तमान आयु है वो है x + 29, मीन्स भरत की जो x एज है उससे 29 ज़्यादा। तो x की कीमत 17 रखेंगे प्लस 29 करेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा। तो यहाँ से 7 और 9 को जोड़ेंगे, देखो ये 36 46, तो ये हो गया 46 ईयर्स पिताजी की एज हो गई। उसी तरीके से हमको दादाजी की एज भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से जो दादाजी की एज आएगी, दादाजी की आयु अथवा वर्तमान आयु, तो ये दादाजी की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो हमने देखा x + 55, मीन्स x मीन्स 17 में 55 ऐड करेंगे तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 62 और 72। ठीक है, टोटल 72 वर्ष। तो ये तो हो गई तीनों जन की अलग अलग एज। ध्यान रखना है कि x जो है वो भरत की एज है, हमने भरत की एज को x माना है। ठीक है, तीनों जन की अलग अलग एज हमको निकालने को बोला है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर तीनों के जो हमने एज है, वर्तमान एज पिताजी की x + 29, यहाँ x की कीमत रखेंगे तो जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 46, 17 यहाँ रखेंगे तो ये 46 ईयर्स हो गई पिताजी की एज और 72 हो गई दादाजी की एज और भरत की हो गई 17 साल। अब देखो 17 में हमने 29 जोड़ा है, मीन्स 29 साल बड़े क्या हो गए पिताजी। और आप ध्यान दोगे तो 29 में ही फिर हमने क्या किया, देखो ये टोटल हमारा यहाँ हमने सॉल्व किया था कि x + 29 में 26 ऐड किया था और x + 55 बना था। अब यहाँ पर अगर तुमको वेरीफाई करना हो कि सवाल हमारा जो हमने सॉल्व किया एज वो बराबर है कि नहीं, तो एक पॉइंट हमको दिया गया था कि तीनों की जो वर्तमान एज होगी वो 135 होगा, उनका योग 135 आना चाहिए। तो आप वेरीफाई करना चाहो तो 17 भरत की एज है वर्तमान और पिताजी की 46 और 72, तीनों को आप ऐड करोगे। ठीक है, 17 46 को ऐड करना 72 को, तो इसको जब ऐड करोगे तो ये 135 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वेरीफाई भी हम कर सकते, चेक कर सकते कि हमारा उत्तर जो आया है वो सही है या गलत है। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें कहा गया है 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब एक ही जन की आयु की तुलना उसी में किया गया, अंदर ही देखो किस तरह से 15 साल बाद जो भी रवि की अभी एज है, ठीक है, 15 साल बाद जो होगी उसकी वर्तमान आयु की अपेक्षा 4 गुना बढ़ जाएगी। तो रवि की जो वर्तमान एज कितनी है वो हमको ज्ञात करना है। हमको पता है ऐसे सवालों में जो भी हमको ज्ञात करने के लिए कहा जाता है उसको हम x मान के पहले तो समीकरण बना देते हैं। ठीक है, तो जो कहा गया है रवि की वर्तमान आयु तो हम मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, बता देने का, माना कि रवि की वर्तमान आयु जो है, वर्तमान आयु हम क्या मान लेते, x वर्ष। हमको पता तो है नहीं रवि की वर्तमान आयु क्या है, वो हो गई x वर्ष। अब देखो यहाँ से लेकर के जो पहली 2 लाइन है इसी पर से हमको समीकरण बनाना है पूरा। अगर इसको आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहीं पर हमको समीकरण बना हुआ दिया है। देखो क्या कहा गया है, 15 वर्ष बाद रवि की जो आयु होगी, अभी अगर x वर्ष है, ठीक है, तो यहाँ हम प्रश्नानुसार करके डायरेक्ट समीकरण बनाते हैं। प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार हम क्या करें, समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ क्या कहा गया है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु, 15 वर्ष बाद मीन्स अभी अगर x है तो 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो x + 15, 15 बढ़ने वाली है। अगर अभी 10 है तो 15 साल बाद 25, तो x की जगह 10 रखेंगे तो 25। तो जो भी अभी एज है उसमें 15 हमेशा बढ़ेगी। x हमको पता नहीं है क्या है, क्योंकि अभी वर्तमान आयु तो हमने निकाला नहीं क्या है, उसको तो हमने माना है x। तो अभी जो वर्तमान में x है अगर, तो 15 साल बाद x + 15 हो जाएगी, यानी 15 बढ़ जाएगी। x की जगह जो भी होगा उस हिसाब से हम देखेंगे। ठीक है, जो ये एज है x + 15, ध्यान से समझना कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी ही खुद की, रवि की बात किया जा रहा है, रवि की वर्तमान आयु से 4 गुनी है। मीन्स कि ये जो x + 15 है वो 4 गुनी है वर्तमान आयु। वर्तमान आयु क्या है, x की 4 गुनी है। मीन्स कि x + 15 जो होगा वो
वर्तमान आयु के 4 गुने के बराबर होगा। तो इस तरह से हमको समीकरण बनाना था। वापस से एक बार देख लेते क्या कहा गया है। देखो कहा गया है कि रवि की वर्तमान आयु तो पहले हमको ज्ञात करना है, तो जो हमको ज्ञात करना है तो हम उसको x मान के चलेंगे। अभी हमको पता नहीं है क्या है। फिर ये 2 लाइन में क्या कहा गया था, देखो 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी है। अब वर्तमान आयु x है तो 15 साल बाद कितनी हो गई, तो x + 15 होगी। तो x + 15 जो है वो वर्तमान आयु का 4 गुना है। वर्तमान आयु x का 4 गुना, दोनों बराबर है। इसका 4 गुना, देखो वर्तमान आयु के 4 गुना जो है वो 15 साल बाद की एज यानी x + 15 के बराबर। तो इस तरह से ये बनेगा समीकरण। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दोगे, अभी तक हमने जितने सवाल किया वहाँ सब में चर एक ही तरफ होता था, बराबर के दोनों तरफ नहीं होता था। अब यहाँ पर संख्या दोनों तरफ नहीं है। अधिकतर सवालों में क्या था, संख्याओं का पक्षांतर होता था। अब यहाँ पर हमको इस चर को पक्षांतर इसका करना है, चर को हमको बराबर के इधर ले जाना है। क्यों, क्योंकि संख्या तो एक तरफ पहले से ही है, ठीक है। अब दोनों तरफ चर है। अब ध्यान क्या रखोगे कि किस तरफ चर का पक्षांतर, क्या इस चर को इधर लाया जाए या इस चर को इधर ले जाया जाए। तो ध्यान हमेशा रखने का, जिस तरफ बड़ा हो संख्या हमारा चर वाली बड़ी हो, ठीक है, तो उसी तरफ पक्षांतर करने का। जैसे यहाँ पर एक कुछ आगे नहीं तो 1x तो हो गई, एक हम मानेंगे। तो ये जो 1x है उसकी तुलना में 4x बड़ा है। अगर 4x को हम इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, फिर जब हम घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस x को इधर ले जाएंगे, जिससे 4x वहीं रहेगा और 1x इधर आके घट जाएगा। तो देखो 15 वैसा का वैसा अपनी जगह पे ही। इस बार हमने संख्या का पक्षांतर नहीं किया, 15 बाईं ओर था, बाईं ओर ही हमने रखा है। जो 4x है वो भी वहीं पर है, हमने 1x को इस तरफ ले आया तो ये 1x अथवा x क्या हो गया, माइनस हो गया। ये इधर आके 1x क्या हुआ, माइनस हुआ। अब यहाँ पर 15 तो वैसा का वैसा, 4x में से 1x माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 3x। अब यहाँ पर अगर ध्यान दे तो 3x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में, तो इक्वल टू के जब इधर लाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा 15 के नीचे, ठीक है। तो 15/3 बराबर x, काट सकते, 3 एकम 3, 3 × 5 = 15। तो यहाँ से जो 5 बराबर x लिखो, या फिर हम लिख सकते हैं डायरेक्ट x बराबर 5। तो ये तो हो गया x बराबर 5, जो कि हमको यहाँ पर x की कीमत ही पूछा गया था, तो हम बता सकते, ठीक है, क्योंकि x तो ही हमने x को ही तो वर्तमान आयु माना था रवि की, और वही हमको पूछा था। तो डायरेक्ट यहाँ पर आप लिख सकते हो कि रवि की जो वर्तमान आयु होगी, रवि की वर्तमान आयु इक्वल टू हमने क्या कहा है, x, ठीक है, और x की कीमत कितनी है, 5, मीन्स 5 साल क्या है रवि की वर्तमान आयु। तो ये क्वेश्चन छोटा सा था, खाली यहाँ पर ध्यान देना है समीकरण बनाने में। तो ये 2 लाइन जो कहा गया इसी पर हमको पूरा फोकस करना है। समीकरण एक बार बन गया, बाकी तो एकदम सरल समीकरण है, ठीक है। तो वापस से एक बार देख लेते हैं। रवि की जो एज है x हमने माना, तो कहा क्या गया, 15 साल बाद रवि की एज वर्तमान आयु की 4 गुना है। तो अभी अगर x है तो 15 साल बाद x + 15, ये x + 15 जो है 15 साल बाद की आयु है। कहा गया है कि 15 साल बाद की जो आयु है मीन्स x + 15 जो है वो वर्तमान आयु की 4 गुना है। वर्तमान आयु x, तो x का हमने 4 गुना किया तो ये एज हमको मिल गई। फिर इसके बाद हमने नॉर्मली पक्षांतर करके x की कीमत निकाली, और वही हमको निकालना था क्योंकि आयु यहाँ पर हमने x ही माना है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 13वां क्वेश्चन। देखो 13वां क्वेश्चन भी एकदम इजी है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है पूरा। क्वेश्चन 1 में भी ऐसा ही क्वेश्चन था, वहाँ पर घटाया गया था, यहाँ पर जोड़ा गया है। देखो क्या लिखा है कि एक परिमेय संख्या मीन्स कि बटे के फॉर्म में जो भिन्न वाली संख्या, जैसे 3/2, ठीक है, 3/2, 5/3, तो ऐसी संख्याएं जो भिन्न के स्वरूप में होती है, यानी अंश और हर के फॉर्म में, यानी ऊपर नीचे दोनों पूर्णांक हो, उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो हमको एक परिमेय संख्या की बात किया गया है। क्या कहा गया है कि एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करना है। पहले हमको गुणा कर देना है, ठीक है। उसके बाद 2/3 जोड़ने पर, मीन्स मैं जब उसको 5/2 से गुणा कर दूंगा और फिर जब 2/3 उसमें और ऐड कर दूंगा तो मुझे मिलेगा कितना, -7/12 प्राप्त होता है। देखना यहाँ पर ध्यान से, -7/12 दिया गया है। तो हमको पूछा क्या गया है, वह संख्या क्या है। अब हमको पता है जो पूछा जाता है हम उसी को x मान के समीकरण बनाएंगे। तो देखो समीकरण बनाते पहले, तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि वह परिमेय संख्या, ऊपर कहा गया था कि संख्या कौन सी है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या x है।
हमने मान लिया हमको पता नहीं है संख्या क्या है, अभी हम हल करेंगे तो x की कीमत निकलेगा समीकरण बनने से, तो अभी तो हमको पता नहीं है, तो हम मान लेते कि वो परिमेय संख्या जो हमको पूछा गया है वो x है। अब देखो कहा क्या गया है, यहाँ से हम क्या करेंगे, सवाल बना देंगे ऊपर की 2 लाइन से। देखो क्या कहा गया है, संख्या में, परिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या को पहले तो हमको गुणा कर देना है 5/2 से। तो संख्या हमारी क्या है, x है। x में मैं क्या करूँगा, गुणा करूँगा किसका, 5/2 का। तो x में 5/2 का हम क्या करते, गुणा कर देते, मल्टीप्लाई कर दिया हमने। आगे क्या कहा गया है, गुणा करने पर, गुणा कर 2/3 जोड़ना भी है, मीन्स ये जो मिला इसमें मैं 2/3 और ऐड कर दूंगा। तो ऐड करने पर हमको ये प्राप्त हो जाता है, मीन्स इसको जब मैं संख्या के साथ 5/2 का गुणा करके 2/3 जोड़ूंगा तब मुझे -7/12 मिलेगा। ये कहा गया है समीकरण में। तो ये कहाँ से आया, तो ये बता देने का कि ये आया प्रश्नानुसार, यानी ये चीज़ हमने प्रश्न पर से डायरेक्ट बना दी है। ठीक है, तो ये इस समीकरण को, अभी तो ये समीकरण भिन्न के स्वरूप में, पहले इसको थोड़ा सा सरल कर लेते। देखो यहाँ पर तो ये मल्टीप्लाई तो ऊपर ऊपर सीधे होता है, तो 5 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 5x/2, ठीक है, प्लस का 2/3 बराबर -7/12। अब हमको पता है कि पक्षांतर करना पड़ेगा, पहले इसको तो हम सोल्व नहीं कर सकते, तो 2/3 जो है उसका पक्षांतर प्लस से इस तरफ होगा, तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो देखो 5/5x/2 ऐसा का वैसा बराबर -7/12 हमने रखा, ये इधर आएगा तो माइनस का ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब हमको पता है किसी भी संख्या को अगर हमको हल करना है भिन्न के स्वरूप में हो तो हम उसको, अगर हमारे को पहले हर बराबर करना पड़ेगा यहाँ पर, जिससे क्या हर बराबर हो जाएगा, तो हम हर को एक बार लिखेंगे और संख्याओं को अगर माइनस है तो माइनस कर देंगे, जोड़ है तो जोड़ देंगे, जो भी होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो दोनों के हर में दोनों का लसापा निकाल के लाने की कोशिश करते। तो यहाँ पर जब तुम 12 और 3 का एलसीएम निकालेंगे हम, 12 और 3 का, तो देखो 3 से डिवाइड होगा 4 बार में, 3 से होगा पहले 1 बार में, ठीक है, फिर इसको 4 से डायरेक्ट काटो। वैसे नॉर्मली क्या करते हैं 2 से काटा जाता है, लेकिन यहाँ चलेगा, ठीक है, 4 से काटा 1, मीन्स इन दोनों का जो एलसीएम आएगा 3 और 4 का गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12, मीन्स दोनों के बटे में हमको 12 ला देना है, जो भी एलसीएम आए, जरूरी नहीं, देखो यहाँ 12 और 3 दोनों, ठीक है, दोनों का एलसीएम 12 है, लेकिन कभी कभी संख्याएं अलग होगी, जैसे 4 और 5 होता तो एलसीएम 20 आ जाता, तो 20 लाने का हम ट्राई करेंगे। यहाँ पर 12 लाना है दोनों के बटे में, ठीक है, दोनों का हर जैसे ही समान होगा, संख्याएं जुड़ेंगी। अब यहाँ तो ऑलरेडी 12 दिया हुआ है, तो इसको तो हम कुछ करेंगे नहीं। यहाँ अगर हमको 3 दिया है बटे में, हर में, तो 12 अगर बनाना हो तो 4 से मल्टीप्लाई इसको करना पड़ेगा, और जैसे ही इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमको पता है कि किसी संख्या को अगर हम अपने मन से मल्टीप्लाई करेंगे कहीं भी ऊपर अंश में या हर में, तो अगर हर में करेंगे तो उसको अंश में भी हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, ये 4 से 4 अगर आप देखो तो कैंसिल हो जा रहा है ऊपर नीचे, तो हमने कुछ किया नहीं अपने मन से और हम कर भी नहीं सकते। तो यहाँ पर जब भी नीचे मल्टीप्लाई करो तो ऊपर करना पड़ता है, जिससे क्या इसकी कीमत एक ही है। तो हम अपने मन से कभी भी अंश या हर में खाली अकेले मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, दोनों में हमको करना पड़ेगा। अगर हम अंश में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हर में भी। वैसे ही नियम होता है कि किसी संख्या को अगर तुम बाएं पक्ष में जोड़ोगे या घटाओगे तो दाएं पक्ष में भी उसको जोड़ना घटाना पड़ता है। वो अभी सवाल अगर ऐसा कोई आएगा तो हम समझेंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 5x वैसा का वैसा, 5x/2 बराबर -7/12 वैसा का वैसा। यहाँ पर माइनस में ये 4 दूनी 8 और नीचे हो गया 12। अब जैसे ही दोनों का हर बराबर होगा, यहाँ पे देखो तो 5x/2 वैसा का वैसा। यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों का एलसीएम बराबर है, तो 12 को हम एक बार लिखेंगे। अब दोनों संख्याओं को हम सीधे ऐड कर सकते हैं, ठीक है, -7 बीच में माइनस है, -8। तो ये हर इसलिए बराबर किया जाता है जिससे इसको हम सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो भिन्न को सॉल्व करने का ये नियम है कि हर बराबर होगा तभी उसको हम जोड़ घटा सकते हैं। तो यहाँ पे 5x/2 वैसा का वैसा, ठीक है। आगे हम देखें तो माइनस माइनस यहाँ पे जुड़ जाता है, ये घटेगा नहीं, ठीक है। तो माइनस माइनस संख्या ऐड हो जाएगी, तो -7 और -8, तो ये हो जाएगा 15, और माइनस माइनस चिन्ह है तो माइनस का ही 15/12, ठीक है। अब आगे अगर हम देखें तो यहाँ से देखो, अब संख्याओं को पहले हम घुमा देते फिर काटते, ठीक है। यहाँ पर तो x की कीमत हमको चाहिए, तो x को एक तरफ हम रखेंगे। अब देखो -15/12 तो वैसा ही है। अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि 5/2 का पक्षांतर हमने इधर किया है, तो 2 जो था वो भाग में था तो सामने जाएगा, अगर हम इधर लाएंगे तो गुणे में आएगा, तो ये 2 गुणे में आ गया।
और ये 5 जो था वो x के साथ मल्टीप्लाई में था, तो ये इस तरफ आएगा तो ये भाग में चला जाएगा। मीन्स जो भी संख्या होगी अगर कोई भिन्न वाली, अगर हम उसका पक्षांतर इधर किए तो संख्या पलट जाएगी गुणा भाग में, कि जो भाग में था वो ऊपर गुणे में चला गया और जो गुणे में था x के साथ वो नीचे भाग में आ गया। अब यहाँ पर जो कटता है उसको पहले काट देते, तो देखो 5 से पहले काट देते 15 को, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, ठीक है। 3 से कटेगा 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12। फिर 4 और 2 को भी हम काट सकते हैं, आपस में ऊपर नीचे संख्याएं कटती है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। मीन्स कि बचा क्या, थोड़ा काटने का यहाँ ज़्यादा हो गया, ध्यान से करना इसको। तो यहाँ पे देखो, तो x बराबर जो है यहाँ पर माइनस चिन्ह तो बचा ही है, अब ऊपर कुछ नहीं बचा, सब कैंसिल हो गया, ठीक है। देखो डायरेक्ट काटते तो 15 दूनी 30 होता और नीचे 12 पंचे 60, तो 30/60 करते तो भी 1/2 आता, तो ऊपर बचा -1 और नीचे 2 बच गया यहाँ पर, तो 2। तो x जो आया वो आया हमारा -1/2। यही x क्या था, इसी को तो हमने माना था कि परिमेय संख्या है, ठीक है। तो वही हमने माना कि परिमेय संख्या x है। मीन्स x की कीमत ही इस सवाल में हमको निकालना था। तो यहाँ लिख सकते हम कि जो परिमेय संख्या को पूछी गई है तो बता सकते हैं कि परिमेय संख्या बराबर हमने x माना है, जो कि कितनी होगी -1/2। यही हमको निकालने को कहा गया था। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।